एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी। देखो, हम लोगों का डी फार्मा में यूनिट 4 है, उसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जनरल करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इनकी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। तो देखो, माइक्रोबायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, माइक्रो और बायोलॉजी। एज वी ऑल नो दैट माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायोलॉजी मतलब लिविंग, है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी मतलब इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस जो क्या करती है, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के ऊपर डिपेंड है, मतलब स्टडी करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कि स्मॉल होते हैं, जो हमें अपनी नेक्ड आइज से नहीं दिखते। ठीक है, अब इसमें क्या क्या स्टडी होती है। देखो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब माइक्रोबायोलॉजी में देखा जाता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं, कि वो प्रोकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक हैं, वो कौन कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, उन डिजीज़ के क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो सारी की सारी स्टडी रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और जो साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करता है उस साइंटिस्ट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, अब आती है हमारी बात माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते कौन कौन से हैं। देखो, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। बैक्टीरिया, यहाँ पे लिखा हुआ है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, एल्गे। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिज्म हमारे डिफरेंट टाइप के होंगे। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया था। देखो, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे एरिस्टोटल। उन्होंने बेसिक्स बायोलॉजी के बारे में बताया था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था, इसलिए इनको बोला गया है फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आए थे हमारे साइंटिस्ट एंटनी वॉन लीवनहुक। अब हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चल गया, उनकी स्टडी के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना। तो एंटनी वॉन लीवनहुक साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की। माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया। ठीक है, एरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था, एंटनी वॉन लीवनहुक ने माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की थी। और इस एंटनी वॉन लीवनहुक साइंटिस्ट ने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को यूज़ किया और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के बारे में बताया, इसलिए इनको फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट कर दिया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढूंढना। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आया लुईस पास्चर। अब इन्होंने ही मेन बताया था, इन्होंने बताया कि जो बैक्टीरिया एंटनी वॉन लीवनहुक ने ढूंढा था, उस बैक्टीरिया की उन्होंने फर्दर क्लासिफिकेशन बताई कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एरोबिक, एक होते हैं एनारोबिक। एरोबिक क्या होते हैं, जो एयर की प्रेजेंस में वर्क करते हैं, एयर के एब्सेंस में ये वर्क नहीं कर सकते, इनको अपना वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एनारोबिक क्या होते हैं, जिनको अपना वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, किसने बताया था ये, लुईस पास्चर ने। इन्होंने एक और बात बताई थी, पास्चराइजेशन, मतलब एक प्रोसेस बताया था कि अगर हमें किसी भी सब्सटेंस से बैक्टीरिया को ख़त्म करना है तो हमें उस सब्सटेंस को प्रॉपर अमाउंट की हीट देनी पड़ेगी, ताकि उसके बैक्टीरिया की अमाउंट ख़त्म हो जाए और वो सब्सटेंस स्टरलाइज हो जाए। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पास्चराइजेशन। ठीक है, आपने देखा होगा मिल्क को पास्चराइज किया जाता है। ठीक है, तो वही ये सब कुछ लुईस पास्चर ने बताया था। फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। लुईस पास्चर को ये बोला जाता है मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों को कि एंटनी वॉन लीवनहुक और लुईस पास्चर में क्या डिफरेंस है। एंटनी वॉन लीवनहुक सिर्फ और सिर्फ फाउंडर है माइक्रोबायोलॉजी का, और लुईस पास्चर फादर है मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, उसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो कौन थे, लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। अब लॉर्ड जोसेफ लिस्टर ने बताया कि जब भी किसी इंसान को मतलब चोट लगती है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया इन्वेजन हो जाता है। ठीक
ठीक है। उस बैक्टीरिया को हटाने के लिए एक सब्सटेंस आता है एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक, ताकि यहाँ पे और ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो सके। एंटीसेप्टिक जैसे कि फिनॉल, तो इसको लगाओगे तो फिर यहाँ पे फर्दर इन्फेक्शन नहीं होगा, बैक्टीरिया भी हट जाएंगे वहाँ जगह से, उस जगह से। तो ये किसने बताया था एंटीसेप्टिक का कॉन्सेप्ट? लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। इसलिए इनको क्या बोला गया है? फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया? बायोलॉजी के फादर आ गए, फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आ गए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आ गए, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी आ गए। अब हमारे पास एक साइंटिस्ट और आते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे? ये एक बार लैब में, देखो ये इसको ध्यान से सुनना, एक बार ये लैब में कुछ वर्क कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वर्क करते करते उन्होंने गलती से अपना सॉल्यूशन गिरा दिया बैक्टीरिया कल्चर में। वो सॉल्यूशन जब बैक्टीरिया कल्चर में गिरा तो उस कल्चर में से बैक्टीरिया ख़त्म होने लग गए, ठीक है। तो उस जो उन्होंने सब्सटेंस गिराया था, उस सब्सटेंस को उन्होंने नाम दे दिया एंटीबायोटिक। सबसे पहले उन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन। तो एंटीबायोटिक एक ऐसा सब्सटेंस जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। किसने दिया था वो एंटीबायोटिक का कंसेप्ट? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गए फादर कौन कौन है? फादर ऑफ साइंस, मतलब साइंस नहीं, अच्छा हाँ, यहाँ पे भी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, फादर ऑफ साइंस लिख देते हैं अरिस्टोटल को, लेकिन अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी होता है, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। एंटनी वॉन लीवनहुक फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुईस पास्चर कौन था? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। लॉर्ड जोसेफ लिस्टर कौन थे? फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे? फर्स्ट एंटीबायोटिक के डिस्कवर, ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया था। अब हमें पढ़ना है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का क्या क्या स्कोप होता है? देखो, हम माइक्रोबायोलॉजी में, मैंने ऊपर बताया कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन किन स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, ये कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं और डिजीज़ के क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। सब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोर्स, सब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं तो हम इसकी हेल्प से वो वाली ड्रग्स भी बना सकते हैं ना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करें। तो माइक्रो बायोलॉजी का पहला स्कोप तो यही हो गया कि एंटी माइक्रोबियल को बनाना, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल के अंदर फर्दर क्लासेस आती हैं। अब देखो हमारे पास दो चीज़ें, एंटी माइक्रोबियल, एंटीबायोटिक्स। इनमें क्या डिफरेंस होता है? एंटी माइक्रोबियल्स एक वो ड्रग्स होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सारी क्लास को किल कर सकती हैं। एंटीवायरस, एंटी बैक्टीरियल नहीं, एंटीबायोटिक्स और एंटी प्रोटोजोअल सब कुछ आ जाएगा एंटी माइक्रोबियल में। लेकिन एंटीबायोटिक में सिर्फ और सिर्फ वो ड्रग्स आएंगी जो बैक्टीरिया को किल करेंगी, ठीक है। तो अब हमारा माइक्रोबायोलॉजी का क्या क्या स्कोप है कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स जो बैक्टीरिया को किल करें, उसको बना सकते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से। वैक्सीन्स क्या होती हैं? ऐसे सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर उनका टॉक्सिक मटेरियल जो है वो, या फिर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको मिला के बनती है, ठीक है। वैक्सीन्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मतलब जितनी भी मेडिसिन हैं उसको बना सकता है। हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ है, अगर मेडिसिन यहाँ से घुसेगी तो इस वाले प्रोसेस को किल कर सकती है, ठीक है। अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता है तो हमें ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फाउंड करने में ईजी हो जाएगा ना। तो इसलिए लिखा है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को भी बनाने में हेल्प करती है माइक्रोबायोलॉजी। ट्रीटमेंट, कोई भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट, प्लांट ग्रोथ, स्टेरिलाइजेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना, ये सारा का सारा माइक्रोबायोलॉजी का एक स्कोप है। इसको हम ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं अभी। अब देखो कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और हमारा होता है एल्गे, ठीक है, एल्गे। ये सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है इनके डिटेल में पढ़ने से पहले आपको एक समरी बताती हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ये एक समरी टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिसको पढ़ते ही आपको बहुत इजी हो जाएगा रिमेंबर करना। देखो सबसे पहले ये कैटेगरी बताती हूँ कि इस कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें हैं।
देखो पहला क्या है सेल। सेल क्या होता है, कोई भी लिविंग, कोई भी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, सेल कोई भी बेसिक यूनिट होती है। अब सेल भी तीन टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिज्म तीन टाइप के होते हैं बेसिस ऑफ सेल। कौन कौन से, ए सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ए सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ए सेलुलर क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई भी सेल फाउंड नहीं होता, ठीक है। फिर आते हैं यूनिसेलुलर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है। मल्टी सेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत सारे सेल फाउंड होते हैं। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ए सेलुलर में कौन सा आएगा, वायरस, क्योंकि वायरस में कोई भी सेल नहीं होता, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन की कोट होती है। फिर हमारे यूनिसेलुलर में क्या आएगा, अमीबा, ठीक है, अमीबा। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, मल्टी सेलुलर में फंजाई। ये हमारे एग्जाम्पल्स हो एक तरीके से, ये हो सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड मतलब जेनेटिक मटेरियल। कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होता है उसमें दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। एक होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक होता है आरएनए, ठीक है। अब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जिसमें दोनों, ये डीएनए और आरएनए दोनों फाउंड होते हैं। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए फाउंड होता है या फिर डीएनए फाउंड होता है। तो सिर्फ और सिर्फ वायरस एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें एक ही जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए या तो आरएनए। और बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गे, इनमें दोनों होते हैं, दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं। फिर क्या आ गया हमारा राइबोसोम। देखो राइबोसोम पढ़ने से पहले, राइबोसोम को हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहला क्या है, आउटर सरफेस। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी आउटर कवरिंग प्रेजेंट होगी ही होगी, उसको आउटर एनवायरनमेंट से बचाने के लिए। अब आउटर कवरिंग वो सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, सेल वॉल भी हो सकती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी हो सकती है, ठीक है। अब अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल आउटर सरफेस होती है जो उनको बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखती है। पहले मैं कैटेगरी के बारे में बता रही हूँ, फिर मैं बताऊँगी किसमें कौन कौन सी होती है, ठीक है। मोबिलिटी मतलब एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मूव। मोबिलिटी कब होगी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब मूव करेगा, जब उसमें एक स्ट्रक्चर होगा फ्लैजिला या फिर सिलिया भी एक स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है, या तो फ्लैजिला या तो सिलिया अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा तभी वो मूव करता है। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फिर एक बड़ा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। फिर क्या आ गया हमारा न्यूट्रिशन। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन होता है दो तरीके का होता है, या तो वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं या तो वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या होंगे, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे एल्गे में क्लोरोफिल फाउंड होता है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, जैसे हमारा हो गया फंजाई, ठीक है, बैक्टीरिया, कोई, ठीक है, ये हो गए हमारे, ये हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। फिर क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस की बेसिस पे भी हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। न्यूक्लियस की बेसिस पे कैसे क्लासीफाई करेंगे, एक हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक, एक हमारा हो गया यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स फाउंड नहीं होते। हर किसी सेल के अंदर ऑर्गेनिल्स होते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, और क्या सकता है, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गए। हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सेल ऑर्गेनिल्स फाउंड होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये सेल ऑर्गेनिल्स फाउंड नहीं होते, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनिल फाउंड होता है, राइबोसोम। जो यहाँ पे लिखा था राइबोसोम, यही चीज़ थी यहाँ पे कि राइबोसोम किसी में प्रेजेंट होता है और किसी में प्रेजेंट, मतलब कि नहीं, राइबोसोम तो हर किसी में ही प्रेजेंट होता है, प्रो में भी और यू में भी। फिर यूकैरियोटिक में और क्या आते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स फाउंड होते हैं, मतलब इनके अंदर ये नाइट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस सब कुछ फाउंड होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए इसे न्यूक्लियोलस बोला जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ताकि उसके अंदर जो डीएनए बन रहा है वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। ये तो हमारे सारा का सारा जो कैटेगरीज पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है किसके अंदर कौन सी होती है। सेल की बात आई, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ वायरस एक ऐसा सेल है
जिसके अंदर कोई भी सिर्फ और सिर्फ वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल फाउंड नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन की कवरिंग से बना हुआ होता है, ठीक है, इसलिए इसे ए सेलुलर बोला जाता है। और सब में सेल फाउंड होता है, लेकिन बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है। बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ये दोनों यूनिसेलुलर की कैटेगरी में आते हैं। फंजाई और एल्गे दोनों मल्टी सेलुलर होते हैं। न्यूक्लिक एसिड सिर्फ वायरस में या तो डीएनए फाउंड होता है या तो आरएनए फाउंड होता है, और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डीएनए आरएनए दोनों फाउंड होते हैं। राइबोसोम वायरस तो ए सेलुलर है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती ही नहीं है, तो इसमें कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होती। राइबोसोम भी एक तरीके का ऑर्गेनेल ही है, तो इसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है और सब में प्रेजेंट होता है। आउटर सरफेस जो हमारी वायरस की आउटर सरफेस होती है ना, सेल तो होता नहीं इसमें, आउटर सरफेस किसकी बनी हुई होती है, एक प्रोटीन की बनी हुई होती है। इस प्रोटीन को बोलते हैं कैप्सिड। तो आउटर प्रोटीन इसमें कैप्सिड की बनी हुई होती है। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में आउटर कवरिंग किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। फंजाई में चिटिन की। देखो तुमने एंट देखा होगा ना, कोई भी मक्खी देखी होगी, मक्खी का जो पंख होता है ना वो भी चिटिन का ही बना हुआ होता है। तो आप सोचो कि चिटिन किस तरीके की मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्रोटोजोआ में लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन, और एल्गे में मोस्टली सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब मोबिलिटी की बात है, मैंने बताया था ना मोबिलिटी कब होगा, जब सिलिया या फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। मोबिलिटी सबसे ज़्यादा मोटाइल जो होते हैं वो एल्गे होते हैं, और उसके बाद प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस मोटाइल नहीं होते। अब हमारा न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ एल्गे और बैक्टीरिया में एबिलिटी होती है कि वो अपना खाना खुद बना ले, एल्गे में और बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया भी कोई कोई होते हैं, तो ये ऑटोट्रॉप्स हैं और बाकी सारे हेटेरोट्रॉप्स हैं। न्यूक्लियस हमारा बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती। वायरस के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं। फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गे के अंदर न्यूक्लियस होता है और इनको यूकैरियोट्स बोला जाता है, ये यूकैरियोट की कैटेगरी में आते हैं। अब हमारे एग्जाम्पल की बात रही तो वायरस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वायरस का बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया में हमारा क्या है, ई कोलाई। फंजाई में क्या है, यीस्ट। प्रोटोजोआ में क्या है, अमीबा। एल्गे में क्या है हमारा, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आई होप आप लोगों को समझ में आई गई होगी। इसको एक बार ध्यान से पढ़ो, पूरा प्रोसेस आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो डिटेल तो हमने अब पढ़ ली, अब हमें क्या पढ़ना है, कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनकी और ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इसको क्योंकि हमें इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो बैक्टीरिया क्या होता है, मैंने भी बताया ना, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। हमें इसमें पढ़नी है शेप्स। बैक्टीरिया की 4 शेप्स होती हैं। एक होती है हमारी रॉड शेप, स्फेरिकल शेप, स्पाइरल शेप और कर्व शेप। इनका नाम होता है इनके शेप के बेसिस पे। जो हमारे कर्व के, जो हमारे रोड शेप में आते हैं उनको बोलते हैं बैकिलस। स्पाइरल शेप में कॉकस, स्पेरिकल शेप में कॉकस, स्पाइरल शेप में स्पिरिलिया, कर्व शेप में विब्रो। ठीक है, अब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है, देखो अगर तुम लोग कभी भी नेट पे सर्च करोगे ना, लिखोगे ई कोलाई, तो ई कोलाई में आएगा कि वो किस कैटेगरी में, या तो वो स्पिरिलिया में होगा, या वो कोकस में होगा, या वो विब्रो में होगा, या फिर वो बैसिलस की कैटेगरी में होगा। ठीक है, अब क्या आता है, हमारा शेप हो गया। अब ग्राम, कोई भी जो बैक्टीरिया है 2 ग्राम के बेसिस पर उनको क्लासीफाई किया गया है, ग्राम पॉजिटिव और क्या है, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, देखो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, कोई भी ये साइटोप्लाज्म है, बैक्टीरिया का अंदर का साइटोप्लाज्म है, उसके ऊपर एक लेयर होगी, उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी सेल मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, एक होगा हमारा कि बैक्टीरिया है, ये सेल अंदर की मेम्ब्रेन है, पेप्टिडोग्लाइकन है, और पेप्टिडोग्लाइकन के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन होता है और आउटर लिपिड लेयर नहीं होती, उसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। पेप्टिडोग्लाइकन उसकी थिक होती है और आउटर लिपिड मेम्ब्रेन इसकी नहीं होती। ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन भी होती है, आउटर लिपिड मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इसकी पतली होती है, थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, आउटर लिपिड मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट। ग्राम पॉजिटिव का एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, एंटेरोकोक्काई। ग्राम नेगेटिव का एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, ई कोलाई। ठीक है, तभी बोलते हैं कोई भी एंटीबायोटिक होती है ना, वो ग्राम पॉजिटिव पे जल्दी काम करती है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है ना, वो उसको डिसॉल्व करके सेल के अंदर चली जाती है। लेकिन एंटीबायोटिक को ग्राम नेगेटिव में
हमारी लिपिड लेयर भी पास करनी पड़ती है, पेप्टोग्लाइकन लेयर भी पास करनी पड़ती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी पास करनी पड़ती है, तब वो बैक्टीरिया के अंदर जाता है। तभी बोला जाता है कि एंटीबायोटिक हमेशा ग्राम पॉजिटिव पे जल्दी एक्ट करती है, नेगेटिव पे उसको एक्ट करने के लिए टाइम लगता है। हमारे 3 कैटेगरी हो गई, एरोबिक, एनारोबिक, क्वालिटेटिव। एरोबिक क्या होंगे? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही काम करेंगे अपना। एनारोबिक क्या होंगे? जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपना काम करेंगे। फैकल्टेटिव क्या हो गया हमारा? जो ऑक्सीजन, या तो उनको ऑक्सीजन मिले या फिर ना मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपना काम दोनों उसमें कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में कर सकते हैं। अब हमारा क्या आ गया? वायरस। वायरस मैंने बताया था ना, सेलुलर नहीं होता, नॉन, ये एक और चीज़ होती है। वायरस सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको होस्ट बॉडी चाहिए काम करने के लिए। ये होस्ट की बॉडी के बाहर अलाइव होता है, जिंदा नहीं होता। ये होस्ट की बॉडी के बाहर डेड होता है, लेकिन होस्ट की बॉडी के अंदर जाके ही ये लिविंग कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाता है, अपना डीएनए या फिर आरएनए जो भी है वो निकालता है और उसी से प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, तब भी इसकी हेल्प से ये सर्वाइव कर सकता है। तो इसको होस्ट की बॉडी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? बैक्टीरियोफाज। एल्गे क्या हो गया? यूकैरियोटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होती है, इसलिए फोटोसिंथेटिक भी कहा जाता है इनको। या तो ये यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली, ये हमारे मोस्टली मल्टीसेलुलर की कैटेगरी में आता है, लेकिन कोई कोई यूनिसेलुलर भी होते हैं। अब हमारा क्या हो गया? लैक वेल डिफाइंड बॉडी। इनके अंदर कोई वेल डिफाइंड, देखो ये भी इनमें क्लोरोफिल होता है ना, तो प्लांट से बिलोंग करते हैं ये, मतलब बिलोंग नहीं, सिमिलैरिटी होती है इनके अंदर प्लांट्स के जैसे। लेकिन इसके अंदर क्या डिफरेंस है? इनके अंदर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, ये सब कुछ नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन कलर के इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और अपना खाना बना सकते हैं। प्लांट्स की यही कैटेगरी ये वो करते हैं, सिमिलैरिटी शो करते हैं प्लांट की वही कैटेगरी के साथ, लेकिन इनके अंदर रूट, स्टेम और लीफ फाउंड नहीं होती। रिप्रोडक्शन इनका सेक्शुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, एग्जाम्पल मैंने दिया था। फंजाई क्या होती है? यूकैरियोटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मूव नहीं कर सकते क्योंकि इनमें फ्लैजिला और सिलिया फाउंड नहीं होता। नॉन वस्कुलर होता है, मतलब इनमें जाइलम फ्लोएम जो पिगमेंट होती है फूड और वाटर को ट्रांसफर करती हैं, वो नहीं होता। सब कुछ बताया था मैंने इसमें। सेल वॉल चिटिंग बनी होती है, रिप्रोडक्शन स्पोर से होता है। ठीक है, फिर क्या आ गया हमारा? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक होते हैं ये, और इनमें सिलिया, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये मोटाइल होते हैं। सिलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको सिलिया बोला जाता है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर सिर्फ 1 या 2 हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बड़े होते हैं उनको फ्लैजिला बोला जाता है। ठीक है, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या हो गया? अमीबा और पैरामीशियम। तो आप लोग इस टेबल को ज़रूरी पढ़ना, क्योंकि इस टेबल को पढ़ते ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगी। सो थैंक यू। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज़।